मातृभूमेः रक्षा कार्यम सकंटकम इदम निष्कंटकम करिष्यामः। भारतीय सैनिकों का अदम्य और अजेय उत्साह, साहस, उनकी बुद्धिमत्ता और तर्क क्षमता ही उन्हें एक अतुल्य प्रतिष्ठा देती है। राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण और बलिदान ही हमें एक स्वतंत्र और समृद्ध समाज में जीवन व्यतीत करने का अवसर प्रदान करता है। शरीरेण मनसा च सैनिकाः सदैव तत्पराः भवितव्याः। सैनिक को शारीरिक व मानसिक रूप से सदैव तत्पर होना चाहिए। शरीर क्रिया विज्ञान अर्थात फिजियोलॉजी शरीर की सामान्य कार्य प्रणाली की संपूर्ण समझ प्रदान करता है। इसका चिकित्सा और संबद्ध वैज्ञानिक विषयों से भी गहरा संबंध है। भारतीय सैनिकों के लिए शरीर क्रिया विज्ञान का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण समझा गया। अतः सन 1952 में नई दिल्ली में रक्षा विज्ञान प्रयोगशाला यानी डिफेंस साइंस लेबोरेटरी की स्थापना की गई। आप देख रहे हैं सक्षम भारत, आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। आज की ये कड़ी आप लोगों के लिए बेहद खास होने जा रही है, क्योंकि आप जानेंगे डीआरडीओ के एक ऐसे लैब के बारे में जो अपने आप में कई मायनों में काफी अलग है। संसद टीवी पर आज एक्सक्लूसिव कवरेज आप देखने जा रहे हैं। एक ऐसा लैब डीआरडीओ का है जिसका काम डिस्टिंक्शन करना नहीं बल्कि हमारी फौज का प्रोटेक्शन करना है। इसे नाम दिया गया है डिपास। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। डिपास, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड एलाइड साइंसेस, भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का एक प्रमुख संस्थान है जो भारतीय सैनिकों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने और उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए रिसर्च करता है। डिपास जो है एक स्टैंड्स फॉर डिफेंस टोटल फिजियोलॉजी एंड अलाइड साइंसेस। डीआरडीओ में 7 R&D क्लस्टर हैं। इसमें एक क्लस्टर है सोल्जर सपोर्ट सिस्टम क्लस्टर। उसका जो फोकस बेसिकली जो फोकस है ह्यूमन सेंट्रिक R&D पे है और ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग पे। तो डिपास का जो मेन मकसद है वो ह्यूमन सेंट्रिक रिसर्च पे है, क्योंकि किसी भी बैटलफील्ड की जो सक्सेस है वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है। आपकी टैक्टिकल इंफॉर्मेशन, दूसरा आपका टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड मैन बिहाइंड द मशीन। तो आपका जो मैन और बिहाइंड द मशीन जो है वो फिजिकली एंड कॉग्निटिवली फिट होना चाहिए। ही शुड बी फाइटिंग फिट इन एनी डिफिकल्ट टेरेन। तो इसका जो मेन मकसद है, हमारे जो सोल्जर्स हैं जो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में डिप्लॉयड हैं, जो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में जो डिप्लॉयड होते हैं तो उनके बहुत सारे चैलेंजेस हैं। क्योंकि क्या चैलेंजेस हैं, जैसे वहाँ पर लो टेम्परेचर है, उसके अलावा वहाँ पर आपका विंड की स्पीड बहुत ज़्यादा है, ऑक्सीजन की कम है, अवेलेबिलिटी कम है, ऑक्सीजन बहुत ही कम है वहाँ पर। इसके अलावा यूवी का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। तो चाहे मशीन हो चाहे आदमी हो, तो उसकी जो परफॉर्मेंस है डिक्रीमेंट होता है, उसका फिजिकल परफॉर्मेंस या कॉग्निटिव परफॉर्मेंस डिक्लाइन होता है। तो डिपास का जो मेन मकसद है उसकी जो फिजिकल और कॉग्निटिव परफॉर्मेंस है इंटैक्ट रहे। तो वी हैव टू प्रोवाइड टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस फॉर देयर सस्टेनेंस, प्रोटेक्शन एंड परफॉर्मेंस ऑफ द सोल्जर्स इन दैट डिफिकल्ट टेरेन। ये संस्थान विशेष रूप से उन कठिन परिस्थितियों पर काम करता है जिनका सामना सैनिक ऊंचाई, रेगिस्तान और अन्य प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों में करते हैं। डिपास की स्थापना के पीछे वो युद्ध है जिसने हमें इस बात का एहसास कराया कि युद्ध के मैदान में हथियार के साथ और भी कई साधन चाहिए, तभी जीत निश्चित है। 1962 में जो इंडो चाइना वार हुआ उस पर हमारे सोल्जर्स का बहुत सारे लॉस हुआ। उसका कारण था 3: हाइपोक्सिया, कोल्ड और लैक ऑफ एक्लिमेटाइजेशन टू हाई एल्टीट्यूड। तो बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस उनको रहे और उनसे बहुत सारी कैजुअलिटीज हुई। हेल्थ चैलेंजेस क्या थे, जैसे हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा। हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा का मतलब लंग्स में पानी भर गया। इसी तरह से सेरेब्रल एडिमा, पानी भर गया उनके दिमाग में।
उसके अलावा फ्रॉस्ट बाइट, उसके अलावा लैक ऑफ स्लीप, उसके अलावा आपका लॉस ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, ये सारे बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस थे। तो उनका लिए एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो इन चैलेंजेस को ओवरकम कर सके और उनके लिए सॉल्यूशंस दे सके। तो डिपास का जो मेन मकसद है, ये क्या करते हैं, आपको प्रोटोकॉल्स बनाता है, स्पेशल प्रोटोकॉल्स, सो दैट दे कैन ऑपरेट इन दैट डिफिकल्ट टेरेन। उसके अलावा उनको इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस देते हैं या मेडिकल मैनेजमेंट सॉल्यूशंस देते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट सॉल्यूशन मतलब ये हम प्रेडिक्ट करते हैं कि कौन सोल्जर ससेप्टेबल है, उसको जब उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में जाएगा तो उसको जो है प्रॉब्लम आ सकती है, कोई डिजीज़ हो सकती है, इलनेस हो सकती है। तो उसके लिए हमें उसको प्रेडिक्ट करना है। तो प्रेडिक्शन हम कैसे करते हैं, जीनोमिक्स और प्रोटियोमिक्स बेस्ड रिसर्च यहाँ R&D, एक्सटेंसिव R&D की जाती है। उससे हम बायोमार्कर आइडेंटिफाई करते हैं और ये बता सकते हैं कि ये सोल्जर्स ससेप्टेबल है हाई एल्टीट्यूड इलनेसेस के लिए या एक्सट्रीम एल्टीट्यूड इलनेसेस के लिए। ये संस्थान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सैनिकों के अनुकूलन पर शोध करता है। डिपास का मुख्य काम ऊंचाई, ठंडे और गर्म इलाकों में सैनिकों को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखना है। भारतीय सेना को मजबूत बनाने के लिए ये संस्थान लगातार काम कर रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर सिमुलेट करते हैं जो कि +5 डिग्री से 60+ डिग्री तक है, और RH जो होता है वो 0 to 90% होता है। इसमें जब हम लोग सिमुलेट करेंगे, आप देख सकते हो जो सिस्टम है ये टेम्परेचर सिमुलेट करेगा ऑफ डेजर्ट्स, जो कि हमारे राजस्थान जैसलमेर में मिलता है, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम कोस्टल एरिया सिमुलेट किया जाता है। यहाँ पे हमारे फौजी आते हैं जिसको हम इस आर्गोनोमीटर में बैठाते हैं, ये जो साइकिल आर्गोनोमीटर आप देख रहे हो, यहाँ पे वो बैठते हैं एंड उनको फिजियोलॉजिकली और फिजिकल चैलेंज दिया जाता है जिससे वो एक्सरसाइज करते हैं। कैसे एक्सरसाइज करेंगे, मान लीजिए कोई काम है, कोई वेट लेके करते हैं, कोई गारमेंट्स पहन के करते हैं, और उनका फिर फिजियोलॉजिकली असेसमेंट हम लोग करते हैं। कंटिन्यूसली हम लोग उनका हार्ट रेट देखते हैं, स्किन टेम्परेचर्स देखते हैं, ओरल टेम्परेचर्स देखते हैं, और उनके एक ड्यूरेशन तक एक्सरसाइज करके उनका फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। डिफरेंट टेम्परेचर्स पे होता है, डिफरेंट काम होते हैं। कभी हम लोग पानी के लिए भी काम करते हैं, लाइक इन डिहाइड्रेशन, हम लोग उस पर प्रोडक्ट्स निकालते हैं। कभी उनका गारमेंट पे काम होता है, कभी वर्कलोड पे काम होता है, कभी उनका रेस्ट वर्क साइकिल पे काम होता है, कितना उनको रेस्ट लेना चाहिए, कितना काम से करना चाहिए, कब तक करना चाहिए और कितने लोड तक काम करना चाहिए। So this is a human decompression chamber. So primarily meant for simulating high altitude conditions. We can take this to the extreme altitude of maximum 50,000 feet and temperature up to -30 degrees Celsius. The primary motive of this simulation is just to evaluate how the various physiological responses get altered when the boy is being deployed to extreme environmental conditions in both eastern and western Himalayan region, and how the physiological parameters will alter when they're being stationed for the longer duration of time. So here we do various kind of experiments, primarily involving their performance and their health conditions. So as I mentioned before, and these soldiers, once they've been inducted to the high altitude, they undergo lot of training requirements in order to get their acclimatization process. Even after acclimatization, we have a scheduling for 644 depending on the various altitude of deployment. For initial deployment of 12,000 feet, they stay for 6 days, and from there they go to the stage 2, where again they take 4 more days for the second stage deployment, and further if they want to go for third stage, they undergo for 4 days of acclimatization. Physiological issues like acute mountain sickness, high altitude pulmonary edema and high altitude cerebral edema. इसमें क्या होता है, काश जो फेफड़ों में पानी भर जाती है, सो भरने के कारण सांस लेने में बहुत दिक्कत हो जाती है। सो कुछ सोल्जर्स में क्या होता है, लंबे समय तक रहने से उनको सेरेब्रल एडिमा हो जाती है। जैसे लंग्स में, फेफड़ों में पानी भरता है, इस प्रकार से दिमाग में भी पानी भर जाता है। उस कारण से ज़्यादा उनकी क्षमता में कई प्रभावित हो जाती है, एंड उसके अलावा चल नहीं पाते,
उनको कभी कभी it also leads to very fatal conditions. In order to address all these things, we are doing various experiments to find the solutions, and DIPAS so far attained a lot of procedures. मैं अपने सारे वैज्ञानिक जो है हमारे साइंटिस्ट हैं उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, थैंक्स देना चाहता हूँ कि बहुत डिफ़िकल्ट टेरेन में अपने सोल्जर के साथ कदम से कदम मिला के काम करते हैं, वो फील्ड में जाके काम करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 60 साइंटिस्ट हैं करीबन, और साइंटिस्ट के अलावा जो साइंटिफिक स्टाफ है, जो टेक्निकल स्टाफ है, वो भी करीबन 50-60 के आसपास है। ये सभी के सभी जो है हाई एल्टीट्यूड या डिफ़िकल्ट टेरेन्स में जाके, डेजर्ट में जाते हैं, सी में जाते हैं, अपने सोल्जर्स के साथ मिल के काम करते हैं, फील्ड में काम करते हैं। उसके बाद उनका सैंपल कलेक्ट करते हैं, उनको इवेल्युएट करते हैं डिपास में लाके, और उनके बारे में उनकी फिर परफॉर्मेंस इवेल्युएशन करते हैं, फिजियोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं, बायोकेमिकल असेसमेंट करते हैं, एर्गोनॉमिक असेसमेंट करते हैं, जिससे उनकी जो है फिजिकल कॉग्निटिव परफॉर्मेंस इंटैक्ट रहे और उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहे। DIPAS सैनिकों की सेहत, सुरक्षा और क्षमता को बढ़ाने के लिए नई नई तकनीकें विकसित कर रहा है। भारत को आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बनाने के मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। DIPAS की भूमिका पर अगर नजर डालें तो ये जानकर आपको हैरानी होगी, सेना के साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस को कब, क्या, किस हालात में चाहिए, इस बात की पूरी जानकारी डेटा के साथ DIPAS के पास मौजूद है। DRDO का यह लैब DIPAS हमारे फौज की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ज़रूरतों का पूरा ध्यान रखता है। आप इस बात का अंदाजा ऐसे लगाइए कि हमारे फौज की क्लोथिंग कैसी होनी चाहिए, इसका एक पूरा रिसर्च DIPAS के पास में मौजूद है। यहाँ तक कि हमारी तीनों सेनाओं को कैसी क्लोथिंग रखनी चाहिए और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके ज़रूरत के मुताबिक कैसी क्लोथिंग डिज़ाइन होनी चाहिए, इस बारे में भी DIPAS को कई सफलता हासिल हो चुकी है। इसके अलावा बैग से लेकर शूज़, यहाँ तक कि बॉटल्स का भी ध्यान रखा जाता है कि उन्हें किस तरीके के पानी का बॉटल देना है। और आज सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप देखने जा रहे हैं, उस पार्ट में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से एक सिमुलेटर इनके पास में मौजूद है जो आपको यहीं पर सियाचिन की ठंडक भी देगा और रेगिस्तान की गर्मी भी देगा। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। रिसेंटली हमने जो है आर्मी की रिक्वायरमेंट थी 7 लेयर क्लोथिंग का, तो वो डेवलप किया है। और इससे जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, इसकी आर्मी की सिर्फ एक इन्वेंट्री रहेगी। अभी 3 इन्वेंट्री होती है आर्मी की, LCC, ECC एंड एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लोथिंग। तो ये 7 लेयर क्लोथिंग जो आर्मी की रिक्वायरमेंट थी वो हमने डेवलप की है। इस 7 लेयर क्लोथिंग कैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक तो ये जो है इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर जो है फ्लीस की लेयर है, इसमें एंटी माइक्रोवेल कोटिंग है इसमें, और ये जो स्वेट है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और ये बेसिकली अप टू +20 के लिए सूटेबल है। तो ये 7 लेयर क्लोथिंग है, इसका जो रेंज है +20 से लेकर -60 तक सूटेबल है। इस रेंज तक आप पहन सकते हैं। उसके बाद ये दूसरी लेयर इसके अंदर है, आपको मैं दिखा, ये दूसरी लेयर है, ये भी फ्लीस लेयर है, ग्रिड फ्लीस लेयर है। ये भी जो है इसमें जो है ग्रिड फ्लीस ऐसे देखेंगे आप, यहाँ से ग्रिड फ्लीस है, तो ये भी जो है ज़्यादा का जो स्वेट है उसको एब्जॉर्ब करती है, पसीना जो है उसको एब्जॉर्ब करती है। इसके बाद जो तीसरी लेयर है ये जो है हाई लॉट फ्लीस लेयर है। तो इसमें जो है एयर को ट्रैप कर लेता है, और एयर ट्रैप करने से अब क्या होता है, इसमें आपको जो है बहुत ज़्यादा इंसुलेशन मिलता है, बट ये स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा उस तरह से। तो इसमें ये 3rd लेयर है। चौथी लेयर जो है ये जो है इसमें, ये चौथी लेयर आप देख रहे हैं, चौथी लेयर जो है इसमें ये आपका है विंड चीटर। तो ये पानी को वाटर रिपेलेंट है या वाटर रेजिस्टेंट दोनों है ये, तो इसमें पानी अंदर नहीं जाएगा। तो ये जो लेयर का रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट वैसे आप वैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप 20 के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वारी लेयर हो गई, अगर 10 टेम्परेचर पे जा रहे हैं, 10 टेम्परेचर पे या 5 से 10 के बीच में, तो ये लेयर हो गई।
पहले ये सारे प्रोडक्ट जो है इंपोर्ट होते थे, अभी जो है ये इंपोर्ट नहीं कर रहे हम, ये अपना बन गया और इसके सक्सेसफुली इसकी यूज़र ट्रायल कंप्लीट हो गई। लास्ट की लेयर इसमें जो है पोंचू लेयर कहते हैं इसको, ये पोंचू लेयर है इसके इन सब के ऊपर, सो आपको रेन से प्रोटेक्ट कर सके इसको। तो ये 7 लेयर क्लॉथ है और बड़ी खुशी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि अभी इसमें आर्मी की यूज़र ट्रायल जो है 100% सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं। आजकल जैसा कि आप जानते हैं फीमेल्स हर जगह हर सिचुएशंस में वो आगे से आगे बढ़कर काम कर रही हैं। तो ये जो रॉयड कंट्रोल वाली सिचुएशंस है इसमें भी आजकल फीमेल्स बहुत डिप्लॉयड है, लेकिन इस सिचुएशंस में फीमेल्स को बहुत तरह के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि उन पर एसिड भी फेंका जाता है, पत्थर भी फेंकते हैं लोग, ऐसे ही मॉकटेल्स वगैरह कुछ भी फेंकते हैं। तो एक ऐसा प्रोटेक्टिव गियर हमें चाहिए ऑलवेज इस तरह की सिचुएशन में जो उनको इस तरह के हज़ार से उनकी लाइफ बचा सके। तो अभी तक जो प्रोटेक्टिव गियर्स अवेलेबल थे वो सिर्फ मेल्स के लिए अवेलेबल थे और हमारी जो फीमेल्स थी उनको वही गियर्स पहनने हो रहे थे जो मेल्स के लिए डिज़ाइन किए गए थे। अब मेल्स की बॉडी और फीमेल की एनाटॉमी दोनों एकदम डिफरेंट है और जब हमने उनसे बात की तो ये मिला कि इवन वो अपनी स्ट्रेंथ भी मेल वाला गियर पहनने के बाद वो अपनी स्ट्रेंथ भी यूज़ नहीं कर पा रही थी। अगर मैं उनके वर्ड्स में कहूँ तो दे वर सेइंग कि मैम हम ज़ॉम्बी जैसा बन जाते हैं, हाथ सिर्फ ऐसे कर सकते हैं और भागना तो सोच ही नहीं सकते, बिकॉज जॉइंट्स जो है एल्बो जॉइंट क्योंकि उनके लिए बड़ा है तो वो एल्बो यहाँ आ जा रहा है तो हाथ नहीं मुड़ पा रहा है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए हमने एक प्रोटेक्टिव गियर बनाया है। सबसे पहले तो इसका नाम हमने प्रबला दिया है, अबला से सबला बनी और सबला को अब और प्रबल कर दिया है प्रबला ने। तो इस प्रबला एक तो सबसे पहली बात ये फीमेल एंथ्रोपोमेट्रिक डाटा के बेस पर डिज़ाइन हुआ है। तो हमने फीमेल जो यूजर्स हैं उन्हीं का डाटा कलेक्ट किया और उसी के बेसिस पे इसको डिज़ाइन किया। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें हमने फीमेल एनाटॉमी और फीमेल बॉडी को पूरा ध्यान में रखते हुए इसको डिज़ाइन किया है ताकि उनके हर वाइटल ऑर्गन्स को हम प्रोटेक्शन दे सकें, उनको साइड से कवरेज दे सकें, उनको उनके सारे सभी वाइटल ऑर्गन, इवन हमने काफ में भी और फोर आर्म में भी इनर साइड में भी कवरेज दी है, बिकॉज हमें ये लग रहा था अगर कहीं पर भी डंडा पड़ता है तो वो उसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं होगा लेकिन एटलीस्ट उसका ऑपरेशन तो डिस्टर्ब हो ही जाएगा। तो ये सब ध्यान में रखते हुए हमने फीमेल एंथ्रोपोमेट्रिक डाटा के बेस पर इसको डिज़ाइन किया है। तो अभी फ़िलहाल ये एंटी स्टैब है, एंटी इम्पैक्ट है, एसिड रेसिस्टेंट भी है, ये फायर रेसिस्टेंट भी है। तो इन टोटलिटी ये फीमेल को इस तरह की किसी भी सिचुएशन में जब भी वो डिप्लॉय होंगी उनकी लाइफ बचाने में बहुत सेव करेगा। और इसको अभी हमारा CRPF इसको ले चुकी है, रैपिड एक्शन फोर्स में इंडक्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट सारी स्टेट पुलिस इसको ले चुकी है और सभी जगह जहाँ भी दंगा में फीमेल्स को डिप्लॉय किया जा रहा है वो इस प्रोडक्ट को पहन रहे हैं। प्रोडक्ट जेम पे अवेलेबल है और इसकी टेक्नोलॉजी हम 10 इंडस्ट्रीज को ऑलरेडी ट्रांसफ़र भी कर चुके हैं। रैपिड एक्शन फोर्स और बहुत सारी फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस को इसको यूज़ करते हुए देखा होगा। एक बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन हमारे जो फीमेल जो ट्रूप्स हैं जब उनको ऐसी सिचुएशन में डिप्लॉय किया जाता है तो उनको इसके लिए भी बहुत प्रॉब्लम। आप इमेजिन कीजिए कि अगर कोई आपको मैं डंडा दूं जो आपकी प्रोटेक्शन के लिए है और वो आपके ग्रिप में ही नहीं आ रहा है तो आप उससे क्या प्रोटेक्शन कर पाएंगे। अगर आप उसकी ग्रिप आपके हाथ के हिसाब से नहीं है तो आप, और जब तक आपकी ग्रिप नहीं है उस पर क्या प्रोटेक्शन कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि अगर उसकी लेंथ आपके हिसाब से नहीं होगी, ज़रूरत से ज़्यादा लंबा और ज़रूरत से ज़्यादा छोटा, दोनों ही आपके काम का नहीं है, तो हमने इसको फीमेल एंथ्रोपोमेट्री के हिसाब से डिज़ाइन किया है। तो अभी ये इसको हमने यूज़र ट्रायल्स भी की हैं, यूज़र ट्रायल्स में इसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। एक और प्रॉब्लम जो हमारी वीमेन ट्रूप्स फेस कर रही थी, जब भी उन्हें दंगा वाली सिचुएशन में डिप्लॉय करते हैं तो हमारे बहुत सारे लोग उनसे ये लाठी छीनने की कोशिश करते हैं। तो हमने सोचा कि इसका एक सोल्यूशन हम उनको प्रोवाइड कर सके। तो उनके साथ परिस्थिति कुछ ऐसी होती है, यानी इसके अंदर क्योंकि ये हमारे ऐसे वाले सोल्जर्स होते हैं कि जो हमारी दंगा वाले लोग, हमारे इंटरनली लोग होते हैं, उनको हार्म कर नहीं सकते एथिकली, तो ये इसमें हमने प्लेसिबो डाला है, यानी इसमें साउंड है, इसमें स्पार्क दिखेगा बट एक्चुअली हार्म नहीं करेगा, लेकिन जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं वो इससे एक पल को तो दूर हो जाते हैं और लाठी उनके हाथ से छूट जाती है। Especially in the sense that Indian anthropometry base design है, if you see from the handle, इसमें 2 हैंडल है जो 2
लेफ़्ट और राइट हैंडेड के लिए भी काम कर सकते हैं। और अगर क्राउड कंट्रोल राइट सिचुएशन में दोनों फुल पावर से पुशिंग के लिए ये इफेक्टिव रहेगा। और ये स्ट्रैप्स है जो इन टर्म्स अगर कुछ कैरी करना है आराम से भी कैरी कर सकते हैं। एंड ये जो लाठी है इट इज़ इंटीग्रेटेड इन द शील्ड एज अ सेट, सो द फीमेल ट्रूप्स विल हैव हर हैंड्स फ्री फॉर सम अदर पर्पस। डिपास का एक यूनिक फीचर है कि यहाँ पर हमने जो है मैक्सिमम डाटा जनरेट किया है ह्यूमन सोल्जर्स का। जैसे न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो करीबन 53,000 सोल्जर्स का डाटा हमने इकट्ठा किया। उसके बेस पर उसका इंटेक और आउटपुट और एनर्जी एक्सपेंडिचर उसके एक हिसाब से हमने जो 17 राशन स्केल डेवलप किए। जैसे आपने प्रबला की बात की तो पूरी दुनिया में कोई भी फीमेल स्पेसिफिक इंसेंबल प्रोडक्टिव इंसेंबल नहीं था। तो ये रिक्वेस्ट हमारे पास आई थी रैपिड एक्शन फोर्स से CRPF की। तो उसके लिए डिपास ने 10,000 फीमेल सोल्जर्स का डाटा इकट्ठा किया। उसके बाद पे एक फीमेल प्रोडक्टिव इंसेंबल डिज़ाइन किया, डेवलप किया। इस पे लगभग हमारे पास US पेटेंट, रशियन पेटेंट, साउथ अफ्रीकन पेटेंट, इंडियन पेटेंट, फ्रेंच पेटेंट, लगभग सभी कंट्रीज से इस पे पेटेंट ग्रांट हुए। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोडक्ट है वर्ल्ड में यूनिक प्रोडक्ट है। डिपास ने एक इम्प्रूव्ड स्पेस हीटिंग डिवाइस बुखारी हिमतापक बनाई है जो कि कोल्ड इन्वायरमेंट के लिए, जहां हमारे आर्मी सोल्जर डिप्लॉयड है लद्दाख रीजन और अदर कोल्ड एरियाज़ में, कोल्ड एरियाज़ के लिए है। ये केरोसिन बेस्ड हीटिंग डिवाइस है क्योंकि वहाँ पे जो टेम्परेचर है -20 -40 तक जाता है और हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है। तो केरोसिन बेस्ड सिस्टम हम अपने रूम को हीटिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। जो पुरानी बुखारी जो जवान यूज़ कर रहे थे उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम थी, जैसे फायर ब्लास्ट होता था, फायर हजार्ड होता था, CO पॉइजनिंग की वजह से भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती थी। तो इस चीज़ों को ध्यान रखकर ये एक बुखारी सिस्टम बनाया गया है। नीचे एक बर्नर सिस्टम है जो कि K ऑयल पे काम करता है और ये एक डबल चैम्बर डिवाइस है जो कि हॉट एयर को बाहर निकालता है और कोल्ड एयर को अंदर की तरफ ले जा करके उसका टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। एक प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम बनाया गया है जो कि बर्नौली प्रिंसिपल पे काम करता है। इससे बैक ड्राफ्ट वाली जो प्रॉब्लम है वो रिमूव हो गई। डिपास ने एक प्रोजेक्ट पे काम किया है जो कि ऑक्सीजनेटेड सोलर शेल्टर है। हाई एल्टीट्यूड पे दो प्रॉब्लम होती है, एक कोल्ड की और दूसरा हमारे ऑक्सीजन की। ये दोनों प्रॉब्लम की वजह से हमारे सोल्जर वहाँ पे प्रॉपर इफेक्टिव मैनर में फिजिकल स्ट्रेंथ पे काम नहीं कर पाते हैं। तो ये एक इस टाइप का शेल्टर डेवलप किया गया है जिसमें इन दोनों इश्यूज़ को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। पहला है ये ग्रीन हाउस बेस्ड एनर्जी सिस्टम पे काम करता है। तो इसमें डे टाइम में जितनी भी एक्सेसिव एनर्जी होती है वो हम यूज़ करते हैं, तो हमें किसी भी डे टाइम के अंदर हीटिंग सिस्टम का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। और इवनिंग आवर्स के लिए हमने PCM लगाया है, जिसे हम फेस चेंज मटेरियल करते हैं। वो एक्सेसिव हीट उसके अंदर स्टोर करता है और इवनिंग आवर्स के अंदर हम उस एक्सेसिव हीट को यूज़ करते हैं। तो डे टाइम में और इवनिंग आवर्स में आपका शेल्टर जो है वो कंप्लीटली वार्म रहता है, आपको किसी भी टाइप की हीटिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दो शेल्टर हमने अभी प्रोटोटाइप इंस्टॉल किए हैं। एक हमने गियागोंग में इंस्टॉल किया है, एक हमने तवांग रीजन में वाई जंक्शन पे इंस्टॉल किया है। पिछले 20 साल से ज़्यादा समय से डिपास सोल्जर्स लोड कैरेज यानी कि सेना जो लोड लेके चलते हैं उस पर काम कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे कि हाई एल्टीट्यूड हो गया, जंगल हो गया या फिर डेजर्ट हो गया। वहाँ पे जो सोल्जर्स लोड कैरेज करते हैं उनके जो फिजियोलॉजिकल एक्सपेंडिचर होता है उस पर डिपास काम कर रहे हैं, उनके क्या तकलीफ़ है उसको समझने के लिए। और हमने एक अर्गोनॉमिकली डिज़ाइंड लोड कैरेज एंसेंबल अपने इंडियन सोल्जर्स के लिए बनाया है जो कि उनको लोड कैरेज टास्क में बेनिफिट देता है। इसके 3 मेन फीचर्स है। अगर हम पीछे से देखेंगे तो इसके हाइट एडजस्टेबिलिटी दिया गया है। तो ये हाइट एडजस्टेबिलिटी इंडियन एंथ्रोपोमेट्रिक डायमेंशन जो होता है इंडियन सोल्जर्स के, उसके पीठ के जो लेंथ है उसके हिसाब से दिया गया है। अगर हम इस क्लिट्स को देखें, इस क्लिट्स का देने का पर्पस ये है कि इसमें एयर सर्कुलेशन हो, ताकि हम जानते हैं लोड कैरेज एक हेवी एक्सरसाइज है और उस एक्सरसाइज में स्वेटिंग यानी कि पर्स्पिरेशन होना आम बात है। तो इस पे जो है एयर सर्कुलेशन होगा और वो पर्स्पिरेशन को कम करेगा।
दूसरी बात यह है कि इसको अगर ध्यान से देखें तो ये स्पाइन का शेप लेता है, जो कि एक सोल्जर को खड़े रहने का और लोड लेके चलने के लिए मदद करता है। हमने इसमें जो है पैडिंग जो दिए हैं, ये लोड को बॉडी के साथ ठीक ठाक बैठने में हेल्प करता है, ताकि लोड ज़्यादा ना हिले चलते समय या भागते समय। इसका जो दूसरी मेन फीचर है, ये है 1 लीटर हाइड्रेशन पैक। इसमें पानी आ जाता है और ये पाइप के थ्रू सीधा सोल्जर के मुंह पे चला जाता है, और जो बोतल निकलना, ढक्कन खोलना और ढक्कन लगा के फिर वापस रखने का जो एक तरीका है, इसमें 2-3 मिनट का समय जाता है, वो समय ये बचा देगा। एक चीज़ और ध्यान दे के देखिए, एक हैवरसैक हुक ऑन हैवरसैक इसमें दिया गया है। इसमें इमरजेंसी रैशंस और इमरजेंसी एम्यूनिशंस रखने के लिए, और जब वॉर सिचुएशन या बैटल सिचुएशन होती है तब इसको लेके बैग को छोड़ के सोल्जर्स मार्च कर सकते हैं। इसका जो तीसरी इंपॉर्टेंट फीचर है, ये है राइफल कैरिंग पाउच। जब इनके राइफल का ज़रूरत नहीं होता है, जहाँ पे थ्रेट परसेप्शन नहीं है, मगर उनको लॉन्ग डिस्टेंस चलना है, तब राइफल अपने हाथ हैंडेडनेस के हिसाब से लेफ्ट या राइट में राइफल रख सकते हैं, और ऐसे उसके अटैचमेंट से राइफल को बांध सकते हैं। इसमें क्या फ़ायदा होता है, इसमें हैंड्स फ्री रहते हैं। हैंड्स फ्री रखने से क्या होता है, एनर्जी एक्सपेंडिचर ऑफ द लोड कैरेज कम हो जाता है। ये जो प्रोडक्ट है बायो इंस्पायर्ड पैसिव एक्सोस्केलेटन है। डिपांस ने एक्सटेंसिव रिसर्च किया है फिजियोलॉजी और एर्गोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ कॉम्बैट लोड कैरेज, किनके ऊपर जो सोल्जर्स डिप्लॉयड हैं डिफ़िकल्ट टेरेन में या ऑपरेशन में इन्वॉल्व है। तो ये जो नॉलेज हमारे पास है, इसके अलावा हमारे पास लार्जेस्ट एंथ्रोपोमेट्रिक डाटाबेस है इंडियन पॉपुलेशन का। उन दोनों के ऊपर हमने जो है ये बायो इंस्पायर्ड पैसिव एक्सोस्केलेटन डेवलप किया। इसके 3 फीचर बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये मॉड्यूलर स्ट्रक्चर है, इसका मतलब इसका जो बैक है और जो नी है वो सेपरेट है। ये रिक्वायरमेंट के बेस पे आप इसको पहन सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो एंथ्रोपोमेट्री न्यूट्रल है, एंथ्रोपोमेट्री न्यूट्रल का मतलब होता है किसी भी बॉडी साइज़ के सोल्जर जो है इसको यूज़ कर सकता है। इसका जो वेट है अराउंड 10 kg, लेस देन 10 kg है। और इसमें जो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है इसका, जो अगर आप इसको जो लोड लेके जा रहे हैं उसका 67% ग्राउंडिंग हो जाती है, और जो 33% जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये कॉम्बैट बूट जो है इंडियन आर्मी इस्तेमाल करते हैं, सोल्जर्स, ऑफिसर्स एज वेल एज डिफरेंट जो स्पेशल फोर्सेस है वो इस्तेमाल करते हैं। तो प्रेजेंटली जो दिखा गया था, जो एग्जिस्टिंग बूट है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम हम लोग इवैल्यूएट किया था। ये लाइट वेट है, जो कि इन कंपैरिजन विद द प्रीवियस वन बूट जो था, ये काफ़ी परफॉर्मेंस बूस्टिंग पैरामीटर एक है कि लाइट वेट होने से। उसके बाद इनका सोल सिस्टम जो है, ये सोल सिस्टम मल्टी लेयर सोल सिस्टम है। तो आउटर लेयर आउट सोल है, देन मिड सोल है, उसके बाद आता है इन सोल जो कि इनर कंपोनेंट है। उसके बाद हम लोग और एक कंपोनेंट डाला है जिसको बोला जाता है कि इन सॉक्स। वो टेलीस्कोपिक है, आपके ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर भी सकते हैं, नहीं भी। तो ये सारा जो है फुट इंजरी को प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि सोल्जर्स को बहुत मल्टी टेरेन कंडीशन में ऑपरेट करना होता है, हाई एल्टीट्यूड, डेजर्ट, जंगल, डिफरेंट कंडीशन में परफॉर्म। तो उन लोगों का अनस्ट्रक्चर्ड मूवमेंट भी रहता है, काफ़ी रिगोरस फिजिकल एक्टिविटीज़ भी होता है। पिछले 4 सालों में हमने करीबन जो है 17 टेक्नोलॉजी जो है 162 इंडस्ट्री को ट्रांसफ़र किया। तो आज की डेट में हमारे पास 162 जो है टीओटी पार्टनर हैं। जब मैंने यहाँ शिफ्ट किया था 1 इंडस्ट्री थी, और आज की डेट में 162 इंडस्ट्री है, और उन 17 टेक्नोलॉजीज़ का जो प्रोडक्शन ऑर्डर वैल्यू है 512 करोड़ की है, जो पहले ऑलमोस्ट 15 लाख से 30 लाख के आसपास थी, बट आज की डेट में जो 512 करोड़ है। हमारी सेना हो या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस, ड्यूटी के दौरान उन्हें अलग अलग जगह पर डिप्लॉयमेंट मिलती रहती है, और ऐसे में उनके लिए बड़ी चुनौती होती है कि हर बदलते माहौल के मुताबिक खुद को ढालना और साथ में फिट भी रखना। इसमें भी डिपास की बहुत बड़ी भूमिका है। डिपास की एक बहुत बड़ी टीम सालों से इस पर रिसर्च कर रही है, क्योंकि इस चुनौती को अगर कुछ दूर कर सकता है तो वो है न्यूट्रिशन, जो अपने आप में बहुत बड़ी भूमिका रखता है। कैसे, जानते हैं।
न्यूट्रिशन सोल्जर्स की परफॉर्मेंस में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हेल्थ के लिए न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट जानना बहुत ज़रूरी होता है। ये न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट सोल्जर्स के केस में आम आदमी से काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके लंबे वर्किंग आवर्स होते हैं और उनका एनर्जी एक्सपेंडिचर करीब 300,000 से लेके 7,000 किलो कैलोरीज तक हो जाता है दिन भर में। और इसी को पूरा करने के लिए जो है एक ऑप्टिमल साइज में न्यूट्रिशन देना ज़रूरी होता है। दिन भर में जितनी एनर्जी एक सोल्जर खर्च करता है उतनी एनर्जी उसके खाने से उसे मिलनी चाहिए। और इसके साथ ही साथ भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और इनके जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जैसे विटामिन और मिनरल्स, इनकी मात्रा भी एक समुचित मात्रा में होनी चाहिए। और इनका एनवायरनमेंट का बहुत इफेक्ट पड़ता है। जहाँ पे जैसे रेगिस्तान है, रेगिस्तान में बहुत सारा पसीना बह जाता है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह से जो हमारे उच्च तुंगता वाले क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, तो वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट बढ़ती है और बाकी न्यूट्रिएंट्स की ऑप्टिमल उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह की भी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। इसी तरह से जब भी सोल्जर्स किसी बहुत ही रगेड ट्रेन में जाते हैं जहाँ पे उनको ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, तो वहाँ पे भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। जो हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं सोल्जर्स के, खास करके कमांडो ट्रेनिंग और हाई एल्टीट्यूड वारफेयर ट्रेनिंग, इनके केस में भी पोषण की आवश्यकताएं बदल जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हमारा इंस्टीट्यूट काम करता है, हमारा डिपार्टमेंट। जितने भी राशन स्केल हैं, हमारे सोल्जर्स के राशन स्केल से अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग तरह के राशन स्केल हैं और 17 तरह के राशन स्केल हमारे कंट्री में हैं, जिसमें कि सबमरीन राशन स्केल है जो कि सबसे कम स्केल सबमरीनर्स की होती है। इसी तरह से जो कमांडोज हैं उनकी राशन स्केल का अमाउंट काफ़ी होता है, क्योंकि उनका एनर्जी एक्सपेंडिचर 7,000 के करीब हो जाता है। और इन सबको एक लिमिट से उचित मात्रा में जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। खास करके एंटीऑक्सीडेंट्स की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती है इन कंडीशंस में। और हाइड्रेशन लेवल, वाटर की कितनी रिक्वायरमेंट है। वाटर एज सच एनर्जी नहीं देता है, लेकिन फिर भी वाटर की रिक्वायरमेंट हमारे डिजर्ट में अलग होती है, ज़्यादा हो जाती है। और साथ ही साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी बाहर निकलते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट्स को ही पूरा करना होता है। न्यूट्रिशन और मिलिट्री न्यूट्रिशन में दोनों में फ़र्क है। फ़र्क क्या है कि जो मिलिट्री न्यूट्रिशन है वो डिपेंड करता है आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर कितना है, कितना आप एक्टिविटी कर रहे हैं। अगर ज़्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपको इंटेक भी उतना ज़्यादा चाहिए। तो ये जो है डिपास ने 17 राशन स्केल डेवलप किए डिपेंडिंग ऑन एनर्जी एक्सपेंडिचर। जैसे आप हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं वहाँ पर एक्सपेंडिचर अलग है, आपकी एक्टिविटीज़ अलग है। आप अगर एक्सट्रीम एल्टीट्यूड पे जाते हैं वहाँ पर एक्टिविटी अलग है। आप सी में जाते हैं या डेजर्ट में जाते हैं वहाँ पे रिक्वायरमेंट अलग है। तो उनको ध्यान में रखते हुए एनर्जी एक्सपेंडिचर बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड हमने 17 राशन स्केल डेवलप किए। डिपास एक जो है नोडल लेबोरेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की फॉर न्यूट्रिशन, मिलिट्री न्यूट्रिशन। और ये जो वर्क हमें दिया गया था पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट जो है उसके द्वारा दिया गया। वीनस थ्रोम्बोसिस बेसिकली एक बीमारी है जिसमें ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं, छोटे छोटे ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं, जो कि कहीं पे भी बन सकते हैं। आपकी बॉडी में डीप वेन से, यानी कि पैरों की मसल्स से स्टार्ट होके हाथों की मसल्स तक कहीं पे भी बन जाते हैं। और ऐसी कई सारी आर्मी रिपोर्ट्स हैं जिसके उस पर ये साबित हो जाता है कि 24 से 30% तक इंक्रीज़ हो जाता है इस प्रॉब्लम में जब कोई सोल्जर हाई ऑल्टीट्यूड का एक्सपोजर हो जाता है उसको। और ये होता क्यों है? क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्टेड क्लोथिंग पहनते हैं हम, कई लेयर की क्लोथिंग वहाँ पे पहनी जाती है। साथ साथ मूवमेंट जो है, अगर वो घंटों बंकर में बैठा है एक जवान, मूवमेंट बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है उनका। तो इस तरह से हमारा जो ब्लड फ्लो है बॉडी का, उस ब्लड फ्लो में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आती हैं। और वो प्रॉपर ब्लड फ्लो ना होने के कारण छोटे छोटे क्लॉट्स जो हैं वो या तो हार्ट में चले जाते हैं, लंग्स में चले जाते हैं, ब्रेन में चले जाते हैं। डिपास में काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स करके कुछ ऐसे जेनेटिक बायोमार्कर्स निकाले हैं जो बहुत ही स्पेसिफिक हैं, जो बहुत ही स्पेसिफिकली इंडियन पॉपुलेशन पे काम करते हैं और हाई ऑल्टीट्यूड इंड्यूस्ड वीनस थ्रोम्बोसिस पे काम करते हैं। और इन फैक्टर्स को यूज़ करने के तहत, इन फैक्टर्स को यूज़ करने के बाद जब हम मेजर करते हैं ब्लड पैरामीटर्स, तो हम बहुत ही अर्ली लेवल पे ये डिसाइड कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पर्सन को या जवान को
वीनस थ्रोम्बोसिस होगा या नहीं होगा। हम काफ़ी हद तक ये चीज़ प्रिडिक्ट कर सकते हैं और सी लेवल पे ही उनको हाई ऑल्टीट्यूड जाने से पहले अगर उनको कोई प्रिकॉशंस चाहिए या कोई मेडिकल एड चाहिए, उनको सेग्रीगेट करना है, वो सब हम आराम से कर सकते हैं। पास एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है जो कि बर्ड स्ट्राइक आइडेंटिफिकेशन है एंड उसकी मिटिगेशन इम्प्लीमेंटेशन के लिए। बर्ड स्ट्राइक क्या होती है मैं ये बताना चाहूँगी। बर्ड स्ट्राइक इज़ अ कोलिजन ऑफ एयरक्राफ्ट एंड बर्ड्स। तो जब भी बर्ड्स का और एयरक्राफ्ट का कोलिजन होता है वो बर्ड स्ट्राइक कहलाता है। बर्ड स्ट्राइक होने पे एयरक्राफ्ट को बहुत नुकसान होता है, पायलट लाइफ्स अनफॉर्चुनेटली हम लॉस करते हैं। तो जिसको बचाने के लिए हमें बर्ड आइडेंटिफिकेशन, बर्ड स्पीशीज़ आइडेंटिफिकेशन की बहुत ज़रूरत है। बर्ड स्ट्राइक होने के बाद में बहुत माइन्यूट सैंपल जो है मिलता है जिसको हम नेकेड आई से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि ये कौन सी स्पीशीज़ है। उसके लिए हम डीएनए टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं जो कि डीएनए बारकोडिंग है, जिससे हम आइडेंटिफाई करके ये पता चलाते हैं कि ये कौन सी स्पीशीज़ है। सो ऐसे हमने एयरफोर्स के लिए और नेवी के लिए दोनों के लिए बर्ड स्ट्राइक स्पीशीज़ आइडेंटिफिकेशन पर काम किया है। हम अलग अलग एयर स्टेशन के लिए डेटाबेस भी बना रहे हैं जिसके बेसिस पे हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि इस डेटाबेस में कौन सी स्पीशीज़ मैक्सिमम है जो बर्ड स्ट्राइक में इन्वॉल्व है, जिसके बेसिस पे हम ये डिफ़ाइन करते हैं कि इस पर्टिकुलर स्पीशीज़ के अगेंस्ट उसका हैबिटेट क्या है, उसके अगेंस्ट हम मिटिगेशन मॉड्यूल रेडी करते हैं।